सबके दिमाग में केवल एक वाक्य रहता है सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरण तक, और वो ये सोचता रहता है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या खोया, क्या पाया। सोचते हम कभी भी हैं, लेकिन हमारे सोचने में थोड़ी सकारात्मकता है, इसलिए हम तनाव कम लेते हैं। देखिए खोया क्या होता है? खोया वो होता है जो गाजर के हलवे में डलता है। पाया वो होता है जो चारपाई के नीचे लकड़ी के 4 डंडे होते हैं। बस सारी जिंदगी यही सोचना शुरू कर दो कि असल में यही खोया है और यही पाया है। देखो हम में से पता नहीं कौन आदमी कितनी बढ़िया बात कब कह दे, कुछ भरोसा नहीं। हमें ईश्वर ने ये, मैं शक्लें देख के बता सकते हैं हम सब लोग कि किसका व्यापार कितनी टर्नओवर तक पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा, किसके इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, हमें सब पता है। हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें आने वाले सालों का आभास हो जाता है, व्यक्ति का पता होता है, घटनाओं की जानकारी रहती है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देखिए, आज से 600 साल पहले प्रवीण भाई तुलसीदास जी महाकवि हमारे, वो 600 साल पहले लिखकर चले गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। अर्थात कलयुग में आपकी पहचान केवल आधार कार्ड से होगी। उन्हें पता था 600 साल बाद कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हर चीज को आधार से लिंक करेगा। लेकिन आइए साहब, बड़ी सारी बातें हैं और मैं आपसे जुड़ता हूं। नारी शक्ति बैठी है, शाम का समय, खाना चल रहा है, प्रदीप जी को सब बड़े बड़े शायर भाई, राज भाई बैठे हैं। मैं तो इन सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूं साहब, और कोशिश ये करता हूं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना, अभी दिनचर्या बता रहे थे भाई साहब होटल में आके, आपको ही समर्पित कर रहा हूं। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। ये जाम वालों ने ही ताली बजाई है मुझे लग रहा है। हाँ, आपका दोस्त नहीं, ये मैं तो नब जानता हूं ना, क्योंकि मैं भी गल्ले पे बैठा हूं कुछ दिन। कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। अच्छा, मैं एक जगह यही प्रदीप जी सुना रहा था तो एक भाई खड़ा हो गया, बोले साहब आप ये सुबह और शाम की बात आपकी मुझे समझ आई, लेकिन ये जितने कलाकार हैं, कवि हैं, शायर हैं, ये सब भी तो पीते हैं। मैंने कहा यार हम पीते जो हैं वो तुम्हारे बस की नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। संसद का जिक्र आया, राज भाई अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो मैंने देखा एक नेता भाषण दे रहे थे, और भाषण भी क्या दे रहे, बोले भाइयों बहनों इस बार चुनाव में हमारी 300 सीटें आ रही हैं। अच्छा, हैरत की बात यह थी वो जहां पे जिस क्षेत्र में ये बात कह रहे थे उस क्षेत्र में चुनाव कुल 125 जगह होना था, और वो लगे हुए इस बार हमारी चुनाव में 300 सीटें आ रही हैं। मैंने चुपके से पूछ लिया, नेताजी 300 सीटें कहां से आ रही हैं? बोले अग्रवाल टेंट हाउस से। कोई भरोसा नहीं साहब। लेकिन आइए, नारी शक्ति बैठी है। मैं देखिए हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। मैं दोनों रंग कोशिश करूंगा आप तक पहुंचूं, आपसे जुड़ूं। आप तो ताली वाली बजा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना हम तो ऐसे घनघोर व्यापारी वर्ग में भी फंस जाते हैं जिन्हें बस सुबह शाम पैसा 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 और कोई सोचता ही नहीं है। उनके सामने कोई अच्छी बात हो जाए तो उनका मुंह ठस रहता है, बुरी बात हो जाए तो ठस रहता, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में एक जगह वसंत कुंज, वहां फंस गया था कुछ साल पहले। मैंने वहां से एक कविता को जन्म दिया, आप तक लेकर चलता हूं, पहुंचिएगा, जुड़िएगा, अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे?
आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए। बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों में आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि को सुबह यमदूत लेने आए तो बोले आज चैम्बर का कार्यक्रम है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, सच में पूरे देश में खुशहाली का संकेत आएगा, पूरे देश में खुशहाली का संकेत आएगा। बहुत लोग मुझ तक नहीं पहुंच रहे, मैं उन लोगों की नब्ज जानता हूं। मुझे एक घटना याद आती है, आनंदी है। वो एक लाला जी थे, किराने की दुकान थी, उनके दुकान के सामने एक बड़ा सा मॉल खोल दिया किसी बड़े लाला ने। मॉल खोलने के बाद एक बोर्ड लगा दिया मॉल के बाहर, देसी घी 300 रुपए किलो। तो देखकर जो छोटी दुकान के लाला जी थे उन्होंने भी बोर्ड लगा दिया देसी घी 280 रुपए किलो। मॉल वाले ने देखा तो अगले दिन बोर्ड पर रेट बदल दिए, बोले देसी घी 260 रुपए किलो। दुकान वाले लाला जी ने देखा, बोले देसी घी 240 रुपए किलो का बोर्ड लगाया। मैं पहुंच गया, मैंने कहा लाला जी क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये इतनी बड़े मॉल का मालिक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना सस्ता घी बेचोगे तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। बोले मैं बर्बाद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास घी है ही नहीं। तो कई बार बड़ी स्थितियां पर आइए जुड़िए, नारी शक्ति बैठिए। मैं तो कई बार कहता हूं आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो। आपको अच्छा लग रहा है क्या? लग रहा है तो ताली वाली बजा के बताओ। अभी माहौल थोड़ा सा रमा होने में समय लगेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों से ताली बजवाना ठीक वैसी है जैसे मुर्गों से अंडे पैदा करवाना। तो हंसी जहां पे आए, तालियां बजाने का जहां मौका हो, आनंद के साथ जुड़िएगा। आवाजाही चलती रहेगी पर हम सब अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। जुड़िएगा। नारी शक्ति का विशेष ध्यान कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाढ़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। हमारे पुरखे बड़े समझदार थे, वो बताया करते थे, बोले नारियों को ज्यादा ज्ञान मत दो, इन्हें ज्यादा शिक्षा मत दो, इन्हें किसी इंस्टीट्यूट में मत भेजो, क्योंकि वो जानते थे ज्यादा पढ़ लिख गई तो कुछ ना कुछ कलयुग में करेंगी। मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त की शादी हुई, मैं शादी अटेंड करने गया, शादी अटेंड की, अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे दुल्हन रोने लगी। देखकर मेरा दोस्त भावुक हृदय दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोले वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोले जाकर मेरे भी तो छोड़वाएगी। तो ये असर होता है। लेकिन आइए साहब, मैं कोशिश करता हूं, असल में क्या है कि हम खुद ही, हमें लगता है कि देश में परिवर्तन के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। करवा चौथ के दिन ये बच्चे भी बैठे, जबकि बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे। अभी भी देखो व्हाट्सएप पे लगा हुआ, पिताजी का फोन है, बेटा तेरा अपना है। हाँ, पता नहीं होता आजकल। आदमी कहता बाप को बाप नहीं कहना, मोबाइल जरूर रहना चाहिए। बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे सर। पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 10 वर्जन में। मैंने एक इंग्लिश स्कूल के बच्चे से प्रश्न कर लिया संपत भाई पिछले दिनों। मैंने कहा बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर्स चेक बुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। वाह वाह वाह। एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे बताओ? बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए
मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, उसे हम गाली कहते हैं। बहुत अच्छे परिभाषा है। लेकिन ग्वालियर के बच्चे तो और एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है साहब। वो अभी मैं प्रदीप जी के पड़ोस में था, वहां एक बच्चा घूम रहा था, मैंने उस बच्चे से ही पूछ लिया, मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोला सर फुल एचडी मोड में। लेकिन आइए साहब कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। वो मोदी जी साहब कह रहे हैं कि देश में ये हो गया वो हो गया, कल कोई नई घोषणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस देश में। अच्छा लेकिन क्या है कि जब से घोषणा हुई है या घोषणाएं शुरू हुई हैं और जब जब 8 नवंबर आता है मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबकी हालत जो है वो बयान कर रहा हूं कि शरारत के बिना बीती जवानी की तरह है, शरारत के बिना बीती जवानी की तरह है, मोहब्बत की अधूरी सी कहानी की तरह है। शरारत के बिना बीती जवानी की तरह है, मोहब्बत की अधूरी सी कहानी की तरह है। बताएं क्या तुम्हें हम हाल अपना दोस्तों, बताएं क्या तुम्हें हम हाल अपना दोस्तों, यूं समझ लो जिंदगी अब आडवाणी की तरह है। है तो सही पर कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन सुनिए कि करवा चौथ के दिन अच्छा वो कह रहे हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साहब भ्रष्टाचार का एक नमूना बताऊं अपने देश में सब जगह व्याप्त है, कहीं भी चले जाओ। वो अभी पिछले दिनों में एक जगह एक प्रदेश में एक न्यायालय में गया, मेरे दोस्त वकील थे, उनके चैम्बर में मिलने गया तो वहां पे नजारा देख भी दंग रह गया साहब। देखिए कैसा कैसा रूप हो गया और कैसे कैसे हमारे तर्क बदल गए, कैसे कैसे हम सोच के भ्रष्टाचार करने लगे। वो एक वकील साहब जोर जोर से जज साहब के सामने दलील पेश कर रहे थे, मिलोद कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे वकील को रिहा कर देना चाहिए। अच्छा वो इतनी जोर से बोल रहे थे जज साहब को लगा हो सकता है ये कोई नई धारा वारा ढूंढ के लाया हो, मुझे भी नहीं पता। बोले मिलोद कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे वकील को रिहा कर देना चाहिए। जज साहब ने कहा वो किताब मेरे सामने पेश की जाए। जैसे ही किताब पेश की गई उन्होंने पेज नंबर 15 खोला, देखा अंदर 2-2 हजार के 10 नोट। तो जज साहब ने भी कहा वकील साहब ऐसे ऐसे 5-6 सबूत और पेश किए जाए। तो देश में परिवर्तन तो आ रहा है पर देख लो कैसा आ रहा है। करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। आइए इसी गोत्र की 2 कविताएं और ज्यादा समय नहीं लेता हूं, मुझे पता है टीम लंबी है, बड़े बड़े मौजिज लोग मजिज कवि हमारे बीच में उन सबको सुनना है। मैं केवल आपके बीच में जुड़ने का सेतु का काम करता हूं ताकि आप इन सब तक पहुंच सकें और ये आप तक पहुंच सके। सुनिएगा कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 10 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना कि मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। और आइए साहब मैं 2 छंद पढ़ता हूं। रवीन जी कोई घोषणा है क्या?
2 छंद पढ़ता हूँ और 4 शेर पढ़ के मैं तीसरी कर रहा हूँ। वाह वाह, अरे एक बार आप जी नहीं, इजाजत लेनी पड़ती है बड़ों से। सुनिएगा साहब, वो ग्वालियर की एक ट्रेन देखी, बड़ी चर्चा में सुनी थी, आज देखने का सौभाग्य मिला कि वो ट्रेन सड़क के बीच से होके जाती है साहब। वो ट्रेन देखी, बीच में ट्रेन हादसे इतने बढ़ गए। आपको पता है ट्रेन हादसे क्यों बढ़ गए? इस टॉयलेट प्रोजेक्ट के चक्कर में। पहले हमारे पुराने लोग जाया करते थे सुबह सुबह निवृत्त होने, रेल की पटरियों के पास जाते थे, उनकी नजर पड़ती थी टूटी पटरियों पर। वो टूटी पटरियों पर नजर पड़ती थी, सचेत होते थे, तुरंत जाकर वहां के सुपरिटेंडेंट जो भी अधिकारी होता था वहां पर उसको सूचित करते थे फलानी जगह पटरी टूटी है। वो तुरंत कार्रवाई करते थे, पटरी ठीक होती थी, दुर्घटनाएं कम होती थी। अब क्या है कि घर घर में टॉयलेट आ गया, कोई जाता ही नहीं पटरियों के पास, सूचना कौन देवे? समझ आ गई? एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। तो सूचना नहीं मिली तो ये काम हो रहा है। पर साहब बुलेट ट्रेन का बड़ा जिक्र हुआ, मैंने मोदी जी से कुछ मांगा है, अगर कुछ अच्छा मांग लिया हो तो मुझे बताइएगा कि कभी हादसे में इनका कभी भी क्या सोचता है और कहां तक पहुंचता है। पहुंचता हूं, कोशिश करता हूं, गा कर सुनाने की कोशिश करता हूं। हालांकि मेरा स्वर जो है वो गाने लायक नहीं है, पर आप मुझे ये सोचकर सुन लीजिएगा जैसे पुरुष स्वर में ऊषा उद्धव गा रहा है। बहुत अच्छे भाषणों में आपके जो स्वाभिमान दिखता है, भाषणों में आपके जो, सुनिएगा पूरी तल्लीनता से सुनिएगा, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, आप मुझ तक पहुंचिएगा। सुनिएगा कि भाषणों में आपके जो स्वाभिमान दिखता है, उसने विरोधियों की हवा बंद कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक जब करनी थी आपने तो भेड़िए की खाल में ही भूस क्यों ना भर दी। कहां पर कमियां हैं अपनी तलाश करो, कहां पर कमियां हैं अपनी तलाश करो। सीमाओं पे उड़ती क्यों उग्रवादी गर्दी, हमको बुलेट ट्रेन देना या ना देना, पर सारे सैनिकों को दो बुलेट प्रूफ वर्दी, सारे सैनिकों को दो बुलेट प्रूफ वर्दी। तो कायदे को पढ़ पढ़ हो गए हैं ज्ञानवान, सीखना ही पाए पर कायदे से रहना। स्वार्थों के सागर में गोते तो लगाते रहे, सीखना ही पाए पर भावना में बहना। दूसरों के गुण दोष तो सदा गिनाते रहे, सीखना ही अपनी आलोचनाएं सहना। भेड़ियों से मुक्त हुए 70 बरस हुए, सीखना ही पाए वंदे मातरम कहना, सीखना ही पाए वंदे मातरम कहना। और किसी रोज कोई भी कवि सम्मेलन हो, कोई साहित्यिक अनुष्ठान हो, कोई भी इस तरह का कार्य हो, सब हंसाएंगे, लेकिन साथ सबका उद्देश्य ये होता है कि संस्कार पहुंचे, बात पहुंचे, कर्म पहुंचे। वही पहुंचाता हूँ। 4 शेर सुना के उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। एक छंद पहले पढ़ता हूँ कि सिरोते हुए के जो आंसू भी ना पूछ पाए। असल में हमारी सोच में परिवर्तन आ गया। हमारी सोच में क्या परिवर्तन आ गया कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था, लेकिन हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच में परिवर्तन आ गया। तब एक छंद मुझे कहना पड़ा कि सिरोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की। किसी रोते हुए के जो आंसू भी ना पहुंच पाए, बोलो ऐसी आन बान शान किस काम की। भूखा और प्यासा कोई दर पे खड़ा रहे तो घर किस काम का, दुकान किस काम की। भूखा और प्यासा कोई दर पे खड़ा रहे तो घर किस काम का, दुकान किस काम की। देश या समाज के जो काम न दिया सके वो कौन किस काम की या जान किस काम की। आदमी की नस्ल हो तो आदमी ही रहो यार, वरना तुम्हारी पहचान किस काम की। और अंतिम 3 शेर पढ़ता हूं साहब। मैं कोशिश कर रहा हूं इस बड़ी सी पाठशाला से कुछ ना कुछ सीखने की, पहुंचूं तो आप पहुंचकर मुझे विदाई दीजिएगा आज के इस काव्य पाठ की कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। वाह वाह नहीं वाह वाह। मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है,
ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, बुजुर्गों के तजर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, जमीन की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है, जमीन की तह में। और ग्वालियर के नाम दो पंक्तियां के जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई दीपक गुप्ता, क्या